साथियों, कल शहर में आप लोगों के साथ दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीज़ों पे बातें आपके सामने रखी। पहले देश के एससी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन अरुण हल्दर जी ने मीडिया से बात की। परसों उन्होंने कहा था कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हल्दर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है। उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री, जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में उदित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार हैं उसमें सम्मन करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है। ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है। जहाँ तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है, उसे जांचने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर जिले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे। उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए
उस शिकायत को कौशी जुडिशियल अधिकार, उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उस पर निर्णय लें। अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाईकोर्ट में अपील में जा सकता है। हाईकोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरुण हल्दर जी का व्यवहार किया और वहां पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीजों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया, वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है। इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना। और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है कि ज्यादा बोलेंगे तो एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं, उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले साहब के पास बैठकर उल जुलूल बातें की गई, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े साहब हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी यहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी, सारे तथ्यों को तपासेगी और हम अपनी बात रखेंगे। वानखेड़े साहब को भी बुलाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा पे जांच के बाद मोहर लगेगी और एक बार मोहर लग गई कि सर्टिफिकेट जाली है तो उसी कानून में ये स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदे लिए गए, चाहे वो नौकरी हो, एडमिशन हो या और भी कोई चुनाव हो, वो सारे तात्काल रूप से रद्द किए जाते हैं। जो भी लाभ लिया होगा वो वसूल किया जाता है और उसी के तहत प्रोविज़न है कि फौजदारी मुकदमा करके 2 साल से 7 साल तक की सज़ा होती है। हम इस मामले को जो भी फोरम है
हमारा वैलिडिटी कमेटी, जिसे जात पड़तालनी समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ पे ये मामला ले जाएंगे। साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से, जब से हमारे दामाद को नाजायज़ तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है, जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं और बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। गाना गाती हैं, अच्छी बात है। नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम
उसको म्यूजिक दिया था, जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने, क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुंगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूं। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाई उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया क्या पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाबा कौन है, प्रतीक गाबा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाबा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है,
एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है? मैं आज प्रतीक गाभा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खेल में प्रतीक गाभा सबसे बड़ा किरदार है, जो आने वाले दिनों में उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। क्यों नीरज गुंडे जाकर बैठता है? क्यों बीजेपी के लोग छूट जाते हैं? और ये कह देना कि मेरा कोई संबंध नहीं, यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था। पता था। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप डायरेक्टली नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स का काम करते थे, उनकी शाह पे सब कुछ हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा है, चल रहा था। जिस तरह से जयदीप राणा की तस्वीरें आई, ये योगा योग नहीं कि वो उनके गाने का फाइनेंशियल हेड है, उसके बाद भी उनकी घनिष्ठता एक उनके घर की तस्वीर से दिखती है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। नवाबजी, तुम्ही आता बोलताना असं म्हणालात की नीरज गुंडेजा हा फडणवीसांच्या काळातला वाजे आहे, याचा अर्थ वाजे हे चुकीचं काम करतात हे तुम्ही मान्य करता? हो, मान्य है। सचिन वाजे हा चुकीचा काम करत होता हे आम्हाला मान्य आहे, पण तो पण परमवीर यांचा पंटर होता। ठीक आहे, त्यांनीच त्याला कुठेतरी नोकरीमध्ये रुजू करून घेतला होता। आज चर्चा त्याची नाही। आज देवेंद्रजी या शहरामध्ये जे ड्रग रॅकेट आहे त्यांना संरक्षण देत आहे, वानखेडे यांना त्यांना आणलेलं आहे, हे प्रश्न आज मी उभा करतोय। धन्यवाद। ज्युडिशियल इन्क्वायरी कुणी सुरू करावी अशी मागणी? नाही, ठीक आहे, ज्युडिशियल इन्क्वायरी आता केंद्र सरकारने नेमली पाहिजे, नाहीतर यांची मागणी आहे की सीबीआय केस ट्रान्सफर केलं पाहिजे। होय, ड्रग प्रकरणी सीबीआय तपास करू शकते। ते सगळं तपास करत असताना देवेंद्रजीचा पण जे काय रोल आहे, जे काय गुंडेचा रोल आहे, ते पण तपास तुम्ही त्यांना द्या, आम्ही मागणी करतो। धन्यवाद। अजून काय पुरावे तुमच्याकडे फडणवीसांच्या विरोधात? तुम्ही केवळ 2-3 फोटो टाकतायत एका व्यक्तीबरोबरचे, हे पुरावे असू शकत नाही। तुमच्याकडे अजून काय महत्त्वाचे पुरावे आहे फडणवीसांच्या विरोधात आणि ते तुम्ही कोणाला देणार? असं आहे, पुरावे मी देत नाही। पुरावा त्या गाण्याचा फंडर हा जयदीप राय आहे। जर तुमच्या एका फिल्मचा फंडर हा ड्रग पेडलर असेल, याच्यापेक्षा जास्त पुराव्याची गरज नाही। नवाब भाई, देवेंद्र फडणवीस को बोला कि बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है, तो हर फोटो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। फोटो का सवाल नहीं है, गाने का वो फाइनेंस हेड है। हम कहाँ फोटो पे सवाल उठा रहे हैं? फोटो तो किसी के साथ किसी भी की आ सकती है, ये फोटो पे सवाल नहीं, उस गाने के फंडिंग पे सवाल है। फोटो पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। देवेंद्र फडणवीस यांना समीर वानखेडेंना आणलं असं तुमचं म्हणणं आहे का?
त्यांनी निश्चित रूपाने त्यांनी अर्ज केला, त्याची बदली करण्यात आली. येऊन महाराष्ट्राला बदनाम करायचा, आघाडी सरकारला बदनाम करायचा, फिल्मवाल्यांना कुठेतरी टार्गेट करून पब्लिसिटी घ्यायची. आणि हे पब्लिसिटी होत असताना जे मोठे मोठे ड्रग माफिया आहेत त्यांना संरक्षण द्यायचं आहे. या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक एजन्सीमध्ये कोण अधिकारी कुठे बसेल, कोण अधिकारी कुठला तपास करेल, कुणाला खोटे केसेसमध्ये अडकवायचा, लोकांच्या मनात भीती निर्माण करायचा, हे सगळं 2 वर्षापासून खेळ सुरू आहे. आणि देवेंद्र हे सगळे कट कारस्थान रचत आहे आणि लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल नेत्याचे, त्यासाठी हा सगळे यंत्रणेचा वापर ते करत राहिले. एक विषय राहून गेला होता, मी आपल्याला बोलू इच्छितोय. किरीट सोमय्या यांनी काल पवार साहेबांच्या बाबतीत काही ऐकरी भाषेमध्ये शब्दांचा उच्चार केला. त्यांनी प्रश्न निर्माण केला. ठीक आहे, आरोप करताना मुंडे साहेब हयाती असताना हे आरोप होत राहिले. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये 5 वर्ष त्यांच्या सरकार आला. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांच्या सरकार आला. 7 वर्ष मोदी साहेबांच्या सरकार आहे. 5 वर्ष देवेंद्रजीचं सरकार होता. हे आरोप करत असताना त्या काळामध्ये संरक्षण मंत्री असताना रमेश दुबे साहेब हे मंत्री होते. त्यांच्यासोबत बनारसमधून काही लोक विमानात आले होते आणि त्यांच्यावर जे काही होता त्या काळामध्ये कारवाई झाली. पण त्याच्यात आणखीन एक व्यक्ती होता, त्याचं नाव तो मुंबईमध्ये अंधेरीचा नगरसेवक होता, पुरुषोत्तम सोलंकी. त्यांच्यावर पण गुन्हा त्या काळात दाखल करण्यात आला, ताळा लावण्यात आला. नंतर ते गुजरातला भावनगरला शिफ्ट झाले, अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या छोट्या सकीलशी दाऊदशी कनेक्शन होता. मी किरीटजी आपल्याला विचारू इच्छितो, माहिती घ्या. तो छोटा सकील आणि दाऊदचा माणूस ज्याच्यावर आमच्या सरकार असताना त्या 92-93 मध्ये कारवाई झाली होती, तुरुंगात टाकण्यात आला होता. नंतर मुंबई सोडून ते गुजरातला शिफ्ट झाले, भावनगरमधून आमदार झाले आणि मोदी साहेबांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळामध्ये 10 वर्ष त्यांना मंत्री ठेवलं होता. किरीटजी मोदी साहेबांना विचारा, हा दाऊदशी संलग्न माणूस तुमच्या मंत्रिमंडळात कसा होता, याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. नवाब भाई आखरी क्वेश्चन. नवाब भाई आहे की तुम्ही मंत्रिपदाचा जो आहे भंग करत आहात मुक्ततेचा, त्यामुळे तुमचा राजीनामा घ्यायला हवा असं अधिकाऱ्यांचं. मी कुठलेही यंत्रणेचा वापर करत नाही. हे सगळे सोर्सेस माझे आहे. गैर काही होत असेल तर निश्चित रूपाने त्याच्यावर प्रश्न निर्माण करण्याचा माझा अधिकार आहे. कुणाला वाटत असेल की मला मंत्रिमंडळातून ते काढू शकताय, कुणाला मंत्री करायचा हे अधिकार माननीय मुख्यमंत्रीचे असते. भाजपवाल्यांचा अधिकार नाही कुणा मंत्री करायचा कुणा काढायचा. त्यांनी जरा नियम वाचून बघावा. नवाब भाई बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एलिगेशन लगाया है आपने, इसका मोटिव क्या हो सकता है? आप बोले कि 1.5-2 साल से वो पूरे ऑफिस से मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? ड्रग का धंधे से पैसे कमाना, ड्रग के धरने से बड़े पैमाने पे उगाही करना. कौन कमा रहा है? कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा. सर जयदीप राणा तो जेल में है, तो फिर कैसे बीजेपी के साथ आप संबंध होने की बात कर रहे हैं? अरे भाई, आपको फिर आप देख लो ना गाना, नदी वाला गाना जो आप देखेंगे, जिसमें अमृता फडणवीस मैडम ये गाना गा रही हैं, सोनू निगम ने गाना गाया है, देवेंद्र फडणवीस उसमें अभिनय कर रहे हैं, मुनगंटीवार उसमें अभिनय कर रहे हैं. उसकी डिटेल आप देखेंगे तो उसमें फाइनेंस हेड ये जयदीप राणा है. सर दाऊद कनेक्शन आपने बोला, से हिंदी में बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है दाऊद का अंडरवर्ल्ड का हिंदी में? देखिए, किरीट सोमैया जी पवार साहब को लेके बदतमीजी उन्होंने की और भाषा का जिस तरह का उपयोग किया ये शोभनीय नहीं है. उन्होंने बनारस से एक जहाज में, जो पूर्व हमारे मंत्री हैं रमेश दुबे जी, अंधेरी से वो जीते थे, उसी क्षेत्र के 2 लोग मुंबई आए थे, जिसको लेके शोर मचा कि दाऊद के लोग पवार साहब के जहाज में आए. झूठी अफवाहें फैलाई गई और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पवार साहब का जो इमेज है उसे मलाइन करने का काम बीजेपी ने उस समय 92-93 से शुरू किया था और 95 में उनकी सरकार आ गई.
लेकिन 5 साल सरकार रहते हुए कोई भी चीज़ उसमें सामने नहीं आई। अटल जी की सरकार रही, फिर 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल से मोदी जी की सरकार है, जो झूठे बातें फैलाई गई थी, जिसको लेके कोई तथ्य नहीं था, आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शायद किरीट सोमैया जी को पता नहीं कि उसी समय कांग्रेस के एक नगर सेवक थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सोलंकी। वो क्रिमिनल थे। उनके छोटा शकील और दाऊद से संबंध होने के कारण उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे टाड़ा लगा और उसके बाद वो मुंबई छोड़कर गुजरात के भावनगर, जहां उनका मूल गांव था, वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो विधायक बने इंडिपेंडेंट, और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़े। और वो व्यक्ति जिसका संबंध छोटा शकील से था, दाऊद इब्राहिम से था, 10 साल तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में गुजरात में मंत्री रहे। अगर ये जानकारी किरीट जी को नहीं है तो हमें लगता है कि वो जानकारी जुटाएं और फिर उल जुलूल बातें करें। हमें लगता है पवार साहब को लेकर अगर शब्दों का चयन बदतमीजी से किया जाएगा तो हमें लगता है इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नाही करेगी। नवाब जी, नीरज गुंडेचे संबंध उद्धव ठाकरेंशी पण चांगले आहेत असं कळत आहेत. मग हा गुंडे जो आहे तो उद्धव ठाकरे काम करतात. उद्धव ठाकरेशी संबंध नाही. देवेंद्रजीचा दूत म्हणून सरकार चालवत असताना कधी कधी हे नाते बिघडत होते. तो कुठेतरी मांडवली करण्यासाठी यांचे निरोप घेऊन त्यांच्याकडे जात होता. सर, हिंदी में बताइए कि जो नीरज गुंडे हैं, जब भी सरकार की बात आई बनने के लिए, बीजेपी से लेकर शिवसेना दोनों में मध्यस्थता का काम किया उन्होंने। नहीं, तो ठीक क्या है, उद्धव ठाकरे से भी उनके बिल्कुल नहीं। बीजेपी के वो देवेंद्र जी के फ्रंटमैन थे। सरकार जब भी अड़चन में आती तो उनका संदेशा लेके दूत के रूप में जाते थे। जब सरकार बन रही थी तब भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ में है, वो देवेंद्र जी के दूत के रूप में भी रहते रहे। देवेंद्र जी के सारे फ्रंटमैन के रूप में उन्होंने काम किया है। अगर वो दूत थे, उस समय सरकार में दोनों पार्टियां थी, जब कोई तनाव बनता था तो सनेसा लेके बातचीत कराते थे। हमें लगता है इन चीज़ों से उद्धव ठाकरे जी को जोड़ना उचित नहीं। सर, लास्ट सवाल, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या मुंबई पुलिस इस पर एक्शन लेगी? नीरज गुंडे हो गए या फिर फाइनेंस वाले जिसका नाम आपने लिया, राणा हो गया, जयदीप तो राणा मुंबई पुलिस को आपने कोई- जयदीप राणा जेल में है, निश्चित रूप से छूटेगा तो गंभीर एक कुकायत ड्रग तस्कर है, तो हमें लगता है उसके बाद पुलिस देखेगी। देखिए, पुलिस किसी को, हम अपने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को नाजायज़ फंसाना नहीं चाहते। जहाँ तक सवाल है शाहरुख खान के लड़की की ड्रग के केस में उन्हें फंसाने का, उसमें प्रभाकर साहिल का जो बयान है, जिसमें 18 करोड़ की उगाही की बात कही गई, जिसमें 50 लाख रुपए उठाए गए, उस चीज़ों की पुलिस निश्चित रूप से कमेटी गठन हुई है, जांच हो रही है। हमारी सरकार किसी को नाजायज़ तरीके से फंसा दे ऐसा नहीं करेगी। जांच एक कमेटी नहीं है, वो कर रही है। अगर सच्चाई उसमें सामने आएगी, प्रभाकर साहिल के बयान में जांच में कोई तथ्य सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन द्वेष भावना से सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। जिस तरह से सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, हम लोग हमारे सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नाही करेंगे। राज्य सरकारला सांगणार नाही का तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यासाठी? आता तुमच्याकडे एवढे जर पुरावे आहेत तर देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात कारवाई करायला तुम्ही राज्य सरकारला सांगणार नाही? बघू ना, आता हे सगळं समोर येत आहे। निश्चित रूपाने जे जे गंभीर जयदीप राणा तो आता तुरुंगात आहे, बाहेर आल्यानंतर निश्चित रूपाने त्यांच्या बाबतीत पण इन्क्वायरी करण्याच्या कारवाई निश्चित रूपाने आम्ही अर्ज करू की याला बोलवा, याच्याकडून माहिती घ्या। ड्रग्सचा जो धंदा मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे त्याच्यात कोणाकोणाचा काय रोल है याची माहिती निश्चित रूपाने पुलिस यंत्रणा घेईल। नवाब भाई, आपके ट्वीट के बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर दिया कि, और आपको इशारों में कहते कि सलीम जावेद है, बंटी बबली है, डेली नया सगुफा लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। हमें लगता है जिनका अपना किरदार
डकैती का, चोरी का, फ्रॉड का है, ऐसे लोगों को जवाब देना हमारे लिए बेहतर नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उल जुलूल बातें करेंगे, उल जुलूल बातों का जवाब देना ठीक नहीं। सर 100 करोड़ का डिफेमेशन में तो डाल दिया उन्होंने, और एक और मालगांव में भी। ठीक है, वो तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे। एक नहीं 1000 केस डाल दें, हम कहीं डरते हैं क्या किसी से? कानूनी लड़ाई है, वो लड़े, हम लड़ेंगे, न्यायालय में भी सिद्ध करेंगे। एक बार न्यायालय में आ जाए तो चीज़ें देखेंगे। हम किसी से कोई डेफेमेशन का मामला हो या कोई जान से मार देने की धमकी दे, कुछ लोग बोलते हैं कि दिवाली के पहले ईडी का छापा नवाब मलिक के घर पे बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे। हमें लगता है इस तरह की गीदड़ भपकी से नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। सर मोहित कंबोज ने एक ट्वीट ये भी किया है कि जो देखिए, चोर की बात का मैं जवाब नहीं देता, सर सचिन वाजे चोर के बात का जवाब नहीं देता। Mr. Malik, if you could speak in English, could you tell us what exactly is the allegation that you're leveling against Mr. Fadnavis? See, I have said already, a person named Jaideep Rana is in jail in a drug peddling case. He has funded a song sung by Amrita Fadnavis ji, Sonu Nigam, and there was a role of Devendra Fadnavis ji and Mungantiwar ji also there. The Jaideep Rana was the financial head of that production. After that also, he had been a frequent visitor to the CM house. Definitely, these things raise many of the questions, and I demand there should be a CBI inquiry into the matter, because a drug peddler is connected with BJP high profile leader. Wankhede has been posted on his behalf. Wankhede is a kingpin for running high profile drug business in the city of Mumbai, and just framing the innocent people, just getting publicity, but he doesn't catch big fish. We demand there should be a CBI inquiry into the matter. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.